हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 12 जो है वो 6 नवंबर के लिए उसको पढ़ेंगे। ये आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान की जो किताब आती है हमारे अतीत, उसका एक चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कैसे अंग्रेज जो थे वो व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसकी पूरी कहानी है। तो उसकी शुरुआत है। सबसे पहले आपको पता है, आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब व्यापार से युद्धों तक, पहले उन्होंने व्यापार से कई युद्ध किए और उसके बाद युद्ध करके जीत के अपने साम्राज्य बनाए। तो कैसे कौन सा युद्ध किया, और सबसे पहला जो प्रमुख युद्ध उन्होंने जीता था वो प्लासी का युद्ध जीता था। तो प्लासी का युद्ध क्या था, किसके किसके बीच हुआ, इसके क्या कारण थे, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप पूरी वीडियो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, तो जितने भी 7, 8, 10 मिनट की वीडियो होगी उसको आप पूरा देखिएगा। आपको पूरी ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासक कमज़ोर हो गए और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसा कि पता है कि आपको कि जो जो सल्तनत मुग़ल वंश था जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, उसका जो अंतिम प्रमुख शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासन क्या हो पतन के धीरे धीरे होने लगा। तो जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे वो उभर गए, यानी उन्होंने मुग़ल शासक से अपना विरोध दर्ज किया और खुद आज़ाद हो गए। और ऐसे ही बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। बंगाल का एक नवाब था अलीवर्दी खां, उसने बंगाल में मुग़लों से अलग होकर के, वो वहाँ का सूबेदार उस समय हुआ करता था, नया अपना बंगाल का शासन नया बना लिया बंगाल में। और वहाँ पे उसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी, उसने क्या किया, उसको रियायत देने से मना कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी और ये जो मुग़ल शासक हुआ करते थे उनसे ये फरमान जारी करवाती थी। फरमान मतलब ऑर्डर जारी करवाती थी कि उन्हें इस एरिया में फ्री में या इतने कम टैक्स पे या कुछ कम टैक्स पे व्यापार करने का अधिकार दे देती थी। कौन? मुग़ल। लेकिन अब मुग़लों से चूँकि बंगाल का आज़ाद हो गया था जो शासक था, तो उसने उन्हें वो रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने का मतलब वही उपहार या हमको टैक्स दो, नजराना मतलब मुद्रा कुछ दो हमको। तो ये उस समय नजराना कहा जाता था, जैसे आपके पहले उपहार या टैक्स होता था, तो कि अब हमें नजराने आपको देना है, यानी आप हमको सिर्फ फ्री में फरमान नहीं देंगे, आपको व्यापार करने के लिए हमें नजराना यानी टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने को रोक दिया। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सिक्के ढालते थे और उन्होंने अपने कई किले बना रखे थे सूरत में और कोलकाता में, कोचीन में, ये कई जगह उन्होंने किले धीरे धीरे बना रखे थे। तो उसने जो बंगाल में किले बनाने को रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव बढ़ता गया। अब इस तरह से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो बंगाल का नवाब है उसके बीच क्या बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया। अब क्या हुआ, सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में अलीवर्दी खां जो कि बंगाल का नवाब था, जिसने बंगाल के जो वो था जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का जो शासक था, उसको उसने मतलब मुग़लों से अलग करके एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित किया था। वो जब मर गया तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को उसकी ताकत से भय था। सिराजुद्दौला थोड़ा सूझबूझ वाला था और कंपनी को यह भय था कि सिराजुद्दौला अगर स्थापित हो गया तो ये बंगाल से उनको जो है खदेड़ देगा, उनकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो वो लाभ कमाते थे, वो कम हो जाएगा। कंपनी अपनी जगह उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी। अब कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी यानी कंपनी का उस समय था क्लायू, तो वो चाहता था कि अगर इसको हटा करके किसी तरीके से फूट डाल के इसकी जगह कोई ऐसा नवाब लाए जो हमारा कठपुतली हो तो सही रहेगा, जो इसके इशारे पर नाचे, यानी जो कंपनी के इशारे पर नाचे। अब सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया, क्योंकि जो कंपनी थी वो बंगाल के कई सारे राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाती थी। वहाँ के जो दरबारी हुआ करते थे और जो दीवान हुआ करते थे, उनको वो प्रलोभन दे के फोड़ना चाहती थी। और चूँकि आप जानते हैं कि नवाब लोगों की कई सारी बीवियाँ होती थीं, तो उनका उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध होता था। पता चले कि एक नवाब की 2 बीवियाँ हैं, तो इसके बेटे को राजा बनाएं या इसके बेटों को, तो अगर ये बन गया तो इसको फूट डाल के। तो कंपनी राजनीतिक मामलों में बहुत क्या करती थी, टांग अड़ाती थी।
तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया, टैक्स अदा, और कहा कि भैया आप टैक्स दो, अब तक फरमान फ्री में काम करते थे, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी, फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया। कंपनी ने बात नहीं मानी तो सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में उनकी एक फैक्ट्री थी वहाँ पे कब्जा कर लिया और कोलकाता के लिए कब्जे पर निकल गया। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का क्या था, वायसराय था, तो उसने क्या किया कि सेना रवाना की क्लाइव के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव ने नौसेना का भी साथ मिला, चूँकि अंग्रेज़ों की नौसेना भी हुआ करती थी, उसको भी लिया। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के स्थान पे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बहुत फेमस है, इसे आप समझ के रखिए और याद रखिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। अब प्लासी का नाम क्यों पड़ा, इस स्थान का नाम किस लिए पड़ा कि यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण, यानी प्लासी का जो जगह थी वहाँ पलाश के फूल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इसी कारण से उस स्थान का नाम प्लासी पड़ गया। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला हार गया। क्यों हारा, उसकी हार का एक बड़ा कारण था सेनापति मीर जाफ़र, यानी जो उसका सेनापति मीर जाफ़र था, जिसे सेना लेके लड़ना था, उसको अंग्रेज़ों ने मिला लिया अपनी तरफ, कि उसको बुलाया कि जब ये मर जाएगा तो मीर जाफ़र जो सेनापति है तुम्हें नवाब बना देंगे। तो उसे ये लगा कि मैं लड़ूंगा तो मैं सेनापति रह जाऊंगा, वो फूट गया, वो अंग्रेज़ों के साथ हो लिया और उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, मतलब अपनी सेना को भेजा ही नहीं, वो खड़ा खड़ा बस देखता रहा। और इस प्रकार से जो थोड़ी बहुत सेना थी सिराजुद्दौला के पास वो लड़ी, सिराजुद्दौला पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। अब मीर जाफ़र को, फिर ये मीर जाफ़र जो उसका सेनापति थे वो नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। कुछ दिन तक मीर जाफ़र रहा, लेकिन मीर जाफ़र को भी जब लगा ये हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसने भी थोड़ा विद्रोह किया, तो कंपनी वालों ने उसको हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई, क्योंकि कंपनी वाले जो थे वो खूब पैसा चाहते थे कि हमको खूब पैसा दे, टैक्स ले लेके हमको पैसा दे ये नवाब, क्योंकि इनको हमने बनाया है। लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम भी असंतुष्ट कर गया उसको। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। अब देखिए, फिर दोबारा 1765 बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफ़र नवाब बना, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह जो उस समय का था उसने क्या किया कि बंगाल में, यानी जो बंगाल का पूरा राज्य था वहाँ पे भू राज दीवानी मतलब भूमि से जो कर लिया जाता था उसे दीवानी बोलते थे। भू राजस्व का पूरा अधिकार किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब सोचिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स के इतने बड़े साधन हो गए, उन्हें राज नहीं करना था, राज कोई और करता, टैक्स वो वसूलते। इस प्रकार पूरा बंगाल का जो दीवानी का अधिकार था उनके हाथ में आ गया। कंपनी खुद का नवाब बन बैठी और अब कंपनी भी वहाँ का नवाब बन गई। अब आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्लासी का नाम क्यों पड़ा, वहाँ चूँकि उस स्थान पे पलाश के बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे। बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था। अब देखिए, बंगाल के नवाब का ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किस बात का था। पहला क्या था, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया, ये वह बात था रियायत। कंपनी से बोला कि व्यापार में हमें नजर आने दीजिए। कंपनी को सिक्के ढालने और किलेबंदी से रोक दिया, ये तीसरा विवाद हो गया। समझ गए कि नहीं, ये तीन मुख्य तरीके से कह सकते हैं विवाद था। और कंपनी जो है एक कठपुतली नवाब चाहती थी, और वो चाहती थी कि बंगाल में जो है वो राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना चाहती थी, लेकिन इसको लेके सिराजुद्दौला काफ़ी सख्त था। तो ये 4-5 ऐसे कारण थे जो प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण थे। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, मीर जाफ़र का अंग्रेज़ों से मिल जाना। दीवानी से आप क्या समझते हैं, दीवानी यानी भू राजस्व। दीवानी का अर्थ है भू राजस्व का अधिकार, जिसके तहत भूमि का जो कर होता है वो लिया जाता है। तो ये आज के आपकी जो पूरी वीडियो है, जो पूरी वर्कशीट थी, उसको हमने अच्छे से आपको समझाया और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ और अपने जो भी जानने वाले हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही
वर्कशीट्स के सॉल्यूशन और भी जो नॉलेज की चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।